हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में किडनी के बारे में पढ़ा था और नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। नेफ्रॉन में टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था और नेफ्रॉन में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसका कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है। उससे आगे अब हम कर रहे हैं नेफ्रॉन के एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बोमिन कैप्सूल से। बोमिन्स कैप्सूल, बोमिन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर कप लाइक होता है बच्चों, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोमिन कैप्सूल बोला जाता है। और बोमिन कैप्सूल जो है उसमें दो लेयर प्रेजेंट हैं। ये एक्सटर्नल लेयर है, इसको बोलते हैं पेराइटल लेयर या फिर पेराइटल वॉल। ये इंटरनल लेयर है, इसको बोलते हैं विसरल लेयर या फिर विसरल वॉल। अब बोमिन कैप्सूल के अंदर सेट ऑफ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं, सेट ऑफ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं। एक तरफ से थोड़ी सी वाइड करके दिखानी है और एक तरफ से जो ये कैपिलरी है वो नैरो है और बीच में क्या है, बहुत सारी यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। इधर ये जो है बच्चों इसको बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना। और ये है इफ्रेंट, इफ्रेंट आर्टरियोल। इफ्रेंट आर्टरियोल जो है ये ब्लड को बाहर लेके जाती है, एफरेंट जो है वो सप्लाई करवाती है और इफ्रेंट जो है वो इसको बाहर लेके जाती है। अगर मैं बात करूं बोमिन कैप्सूल और साथ में ये स्ट्रक्चर, अगर अलग से इसको नाम देना है बच्चों तो मैं इसको बोल सकती हूं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बोमिन कैप्सूल दोनों को हम नाम दे सकते हैं मालफिजिन बॉडी, दोनों को हम नाम दे सकते हैं ग्लोमेरुलस प्लस बोमिन कैप्सूल। इन दोनों को मैं नाम क्या दे सकती हूं, मालफिजिन बॉडी। तो अगर मालफिजिन बॉडी के बारे में हमसे पूछा जाए तो हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मालफिजिन बॉडी में बोमिन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ग्लोमेरुलस जो है इसमें एफरेंट आर्टरियोल होती है बच्चों, एफरेंट आर्टरियोल प्योर ब्लड की सप्लाई करती है और इफ्रेंट होती है, इफ्रेंट क्या करती है, ब्लड को लेकर जाती है। इसको आगे हमने डिटेल से करना है। अब कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि जो ये बीच में है ये इतनी सारी ये क्या है, तो ये सभी कैपिलरीज है बच्चों, ये है कैपिलरीज। टोटल कितनी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, तो कितनी है टोटल 50 कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया है। अब एक चीज और हमसे पूछी जा सकती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में बताओ, कितनी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। यहां से ब्लड आया, यहां तक पहुंचा, यहां से फिल्टर होके आगे आएगा, यहां पर जो फिल्ट्रेशन हो चुका है उसको हम नाफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, नाफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हमसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाता है। तो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कितनी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है यहाँ पर और कौन सी मेम्ब्रेन में कौन से टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं।
फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर था हमारा। बोमेन कैप्सूल के इनर साइड विसरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और विसरल मेम्ब्रेन पे कौन सी सेल प्रेजेंट है? विसरल मेम्ब्रेन जो है उस पे कुछ इस तरह की सेल प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करती है बच्चों। ऊपर से ऐसा लगता है जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनका। इन सेल को बोलते हैं पोडोसाइट। ये जो सेल प्रेजेंट है इन सेल को बोलते हैं पोडोसाइट्स, और इनके बीच में पोर प्रेजेंट है बच्चों, पोर प्रेजेंट है। इन्हीं पोर में से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होकर के नीचे आता है। तो जो पोर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फेनेस्ट्री। पोर को बोलते हैं बच्चों फेनेस्ट्री। ये पेराइटल मेम्ब्रेन है। अगर पेराइटल मेम्ब्रेन पे बात करें तो यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर है बच्चों। तो सिंपल स्क्वेमस है तो मतलब सेल कैसी हुई, यहाँ पे फ्लैट सेल होते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट सेल प्रेजेंट होती हैं। जो पूरी पेराइटल लेयर है उस पे फ्लैट सेल प्रेजेंट होती हैं। तो ये ड्रॉ कर देंगे हम। पेराइटल है लेयर, और पेराइटल लेयर पे सेल कौन सी है, स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस लेयर है, मीन सिंपल स्क्वेमस सेल है। सिंपल स्क्वेमस सेल जो है वो किस टाइप की होती है, फ्लैट सेल होती है बच्चों। अगर यहां बात करें तो जो कैपिलरीज थी, यहाँ पर कैपिलरीज यहाँ पर थी 50 कैपिलरीज प्रेजेंट है। इसके नीचे की तरफ यहाँ पर भी एक लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक लेयर है। इसको बोलते हैं बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक बार ये देख लेते हैं हम कि जब फिल्ट्रेशन होता है, ये एफ फ्रंट है, ये ई फ्रंट है, जब फिल्ट्रेशन होता है तो वो कितने लेयर को क्रॉस करके इधर आता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कितने लेयर को क्रॉस करके आता है। तो ड्रॉ करके देखते हैं टोटल कितनी लेयर हो गई और कौन कौन सी है ये लेयर। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में सबसे नीचे तो हमारी यही सेल हो गई पोडोसाइट, ये सेल, ये पोडोसाइट सेल सबसे नीचे थी। इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चों, जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाई थी तुम्हें, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और अगर इसके भी ऊपर बात करें तो यहाँ पर कैपिलरीज, कैपिलरीज को कुछ इस तरह से हमने दिखा रखा है, ये कैपिलरीज प्रेजेंट है। और कैपिलरीज जो है उसके अंदर भी सिंपल स्क्वेमस सेल प्रेजेंट होती हैं, और जो पूरी लेयर बनाती हैं उस लेयर को बोल देते हैं एंडोथीलियल या फिर एंडोथीलियम लेयर। कैपिलरीज के जो अंदर बनती हैं, ये हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल कौन सी है, पोडोसाइट सेल है। और जो बीच में गैप आ रहा है उस गैप को क्या बोलते हैं, इधर गैप आ रहा है, इधर गैप आ रहा है, उस गैप को बोलते हैं फेनिस्ट्री या फिर फेनिस्ट्रा। ये टोटल लेयर जो है 3 लेयर, इनको हम बोलते हैं बच्चों फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि टोटल फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी होती हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है वो कहां से फिल्टर होके आता है। अब हम इन मेम्ब्रेन से आगे देखते हैं। एक बार बोमेन कैप्सूल में लेयर हमने पढ़ ली, अब पीसीटी में देखते हैं कौन सी टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं और पीसीटी किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है।
ये पीसीटी का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये पीसीटी का स्ट्रक्चर है। अब पीसीटी में कौन से टाइप की सेल होती हैं? सिंपल स्क्वेमस ही होती हैं, पर वो भी किस तरह का प्रोजेक्शन शो करती हैं? ब्रश बॉर्डर्ड प्रोजेक्शन। उनके ऊपर में माइक्रोविली का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इस तरह की होती हैं। एक को बाहर निकाल लेती हूं, कुछ इस तरह की। तो ये माइक्रोविली प्रेजेंट है सेल पे। सेल कौन सी है? सिंपल स्क्वेमस सेल प्रेजेंट है बच्चों। अब माइक्रोविली यहां पे है तो काम क्या होगा? ये सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज करवाती हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अब और मेन बातें क्या याद रखनी है पीसीटी में? पीसीटी में जितने भी सेल होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर नॉर्मल से ज्यादा होता है। मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि पीसीटी में किस टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है? तो पीसीटी में होता है बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पीसीटी में किस टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसीलिए पीसीटी में जो सेल होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे, तो किस किस चीज का होता है यहाँ पे? पीसीटी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन 100% होता है बच्चों। पीसीटी में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी 100% एब्जॉर्ब होते हैं। अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इनका 70 से 75% तक एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, एनर्जी की ज्यादा नीड होती है, ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब होता है, अमाइनो एसिड भी 100% एब्जॉर्ब होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो 70 से 75% तक एब्जॉर्प्शन उनमें होता है। माइक्रोविली जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं पीसीटी में सेल किस तरह की दिखाई देती हैं? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, तो ये पीसीटी के बारे में है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। पीसीटी से आगे लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। लूप ऑफ हेनले में किस तरह की सेल होती हैं और क्या फंक्शन होता है। अगेन हमें ये बनाना पड़ेगा। लूप ऑफ हेनले यू शेप का है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले में एक तो ये नीचे की तरफ जो इसकी आर्म जा रही है, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होगा? फ्लो होगा। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब बोल सकते हो, डिसेंडिंग लूप बोल सकते हो। और यहां से क्या होगा? ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसको बोलते हैं बच्चों असेंडिंग। असेंडिंग लिम्ब बोल सकते हो या फिर असेंडिंग लूप बोल सकते हो। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है
इनमें कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं हमारी सिंपल स्क्वेमस सेल प्रेजेंट होती हैं। ये जो लिम्ब है ये क्या है? नैरो होता है बच्चों। अगर हम असेंडिंग को देखें तो ये नैरो है। ये किसके लिए परमेएबल है? परमेएबल टू वाटर, इसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इम्परमेएबल किसके लिए है? इम्परमेएबल टू आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेएबल है, वाटर के लिए क्या है? परमेएबल है। अगर असेंडिंग की बात करें तो असेंडिंग जो है ये वाइड है बच्चों, वो नैरो था, ये वाइड है। इसमें कौन से टाइप के हैं? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ये बिल्कुल ओपोजिट होता है, डिसेंडिंग का ओपोजिट होता है असेंडिंग। तो ये किसके लिए परमेएबल है? ये आयंस के लिए और इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों। और ये इम्परमेएबल किसके लिए है? ये इम्परमेएबल है किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक है, तो डिसेंडिंग असेंडिंग एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब अगर हम डीसीटी की बात करें तो ये डीसीटी का स्ट्रक्चर है। डीसीटी इज द डिस्टिंक्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे कौन से टाइप की सेल होती है डीसीटी में? तो डीसीटी में सेल होती है बच्चों क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल सेल मींस क्यूबॉइडल एपिथेलियल लेयर बनी हुई है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। फिर है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कलेक्शन का काम करती है। पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो यहाँ से हमारा फिल्ट्रेशन जो आएगा, फिल्टर होके फिल्ट्रेट जो यहाँ बच गया जिसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं, कुछ उसमें से एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाएगा। फिर कुछ लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट में होगा, कुछ असेंडिंग में होगा, बचा हुआ जो है वो डीसीटी में हो जाएगा। पूरी तरह से जो वेस्ट बच गया है वो हमारा कहाँ पहुंचेगा? कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है बच्चों वो आगे यूरेटर से जुड़ा हुआ है और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज हो जाएगा यूरिन का। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि प्योर वेस्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में होता है। कलेक्टिंग डक्ट में से भी कुछ ना कुछ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हमने पढ़े हैं नेफ्रॉन में जो अलग अलग पार्ट है हमारे, और अलग अलग पार्ट जो हैं वो किस तरह की सेल से मिलकर बने हुए हैं और किस तरह का उनमें फंक्शन होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है, कितने प्रेशर के साथ होता है और कौन कौन सा प्रेशर कहाँ कहाँ पर लगता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम रीनल फ्लो के बारे में।